सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे जाके आप ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने वाले हैं। तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मिस हो जाएगा। जर्जर कोठिया इस बात का सबूत देती है कि यहाँ पहले एक नगर बसा करता था और आज लगभग 2 सदी बीत चुकी है, पर यह गांव फिर से आबाद नहीं हुआ और ना ही आसपास के वो 84 गांव जहाँ कभी पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। वो पालीवाल ब्राह्मण जिससे गांव की मिट्टी समृद्ध हुआ करती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो रातों रात ये गांव खाली हो गया? क्यों आज 200 साल बाद भी लोग शाम के 6 बजे के बाद वहां जाने से कतराते हैं? आखिर कुलधरा के इतिहास में ऐसा क्या धंसा जिससे लोग आज भी खौफ खाते हैं? क्यों दिन में भी लोग वो चूड़ियों की खनखन और पायलों की आवाजें सुनाई देती हैं? क्या है सब? आप नहीं जानना चाहेंगे? ये कहानी है राकेश की। राकेश अपने फोन पर बैठ सोशल मीडिया पर यह कहानी सुन रहा था कि तभी अचानक उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मिल गया। उसकी आवाज सुन उसके पास बैठे सभी दोस्त उसकी तरफ आकर्षित हो गए। उन्हीं में से एक दोस्त आदित्य ने कहा, क्या मिल गया जो तू ऐसा चिल्ला रहा है? राकेश ने कहा, अरे आदित्य, बता रहा हूं ना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिल गया है जिससे हमें एक बड़ा हिट मिल सकता है। जैसलमेर का एक गांव जहां से रातों रात 5000 लोग गायब हो गए थे। अभी राकेश ने अपनी बात पूरी की ही थी कि सिया बोल पड़ी, तुम कुलधरा की बात कर रहे हो क्या राकेश? उसके बात पर राकेश एकदम रोमांटिक अंदाज में कहता है, यस माय डियर बेबी, यू गॉट इट वेरी राइट। तभी बात में खलल देते हुए विमान कहता है, क्या यार, तुम लोग भी पुराने जमाने के गांव में फंसे हो। आजकल ओइजा का ट्रेंड है। इस रूम में बैठे बैठे हम आसपास की आत्माओं से बात कर सकते हैं। राकेश कहता है, अरे विमान, ओइजा से तुम बस एक आत्मा से कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन कुलधरा के उस खंडर में ना जाने कितनी ऐसी आत्माएं मिलेंगी। और अगर नहीं भी मिली तो क्या हुआ? लोकेशन इतनी खतरनाक है कि 2-4 मिलियन व्यूज तो आ ही जाएंगे। राकेश की इस बात पर आदित्य हंसते हुए कहता है, दिन में क्या ही फुटेज मिलेगा। तभी उनके एक दोस्त जोया कहती है, पर हम वहां रात में भी तो जा सकते हैं ना? ये कहते हुए जोया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वो कुलधरा जाने को बेताब हो। पर उसकी बात सुन के सभी के माथे पे पसीना चमकने लगा, क्योंकि भले ही वो हॉरर कंटेंट बना रहे थे, पर उनमें अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वहां जाए, वो भी रात में, जहां 2 सदी से कोई भी नहीं गया। और अगर हिम्मत हुई भी तो जाएंगे कैसे? क्योंकि कुलधरा गांव में शाम 6 बजे के बाद किसी को घूमने नहीं दिया जाता है। और जब ये बात राकेश ने जोया को समझाई तो वो फट्टू कहकर उसे ही उल्टा उकसाने लगी। सारे दोस्तों की बातें सुन विमान मन ही मन सोचने लगता है, यही मौका है जब जोया की नज़र में हीरो बन सकता है। इसलिए उसने कहा, जोया, छोड़ो इन फट्टुओं को। मैं तो कहता हूँ सिर्फ मैं और तुम चलते हैं और किसी भी तरह अंदर चले ही जाएंगे। विमान की बात सुन राकेश भी चोरी छुपे कुलधरा जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विमान और जोया थोड़ा भी करीब आए। अगली सुबह सभी गाड़ी में कुछ जरूरी सामान लेकर कुलधरा के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले उन्हें कुलधरा का एक साइन बोर्ड दिखाई देता है और उसके थोड़ी दूर आगे एक बुढ़िया, जिसके पास पहुंचते ही राकेश गाड़ी रोक देता है। गाड़ी का शीशा नीचे कर जैसे ही जोया उस बूढ़ी औरत की तरफ देखती है, तभी वो बूढ़ी औरत जोया से सख्त लहजे में कहती है, क्यों आई है यहाँ? चली जा यहाँ से, तेरी वजह से ये सारे भी मारे जाएंगे। उसका इस खतरनाक आवाज को सुन राकेश ने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और जोया से कहने लगा,
लगता है तुम्हारी दूर की मासी है, बहुत दिनों से मिली नहीं है, इसलिए तुमसे गुस्सा है। उसकी बात से सभी गाड़ी में हंस पड़ते हैं, पर जोया की नज़र गाड़ी के बैक मिरर पर जाती है, जिसमें वो बूढ़ी औरत को देख रही थी। पर देखते ही देखते काले धुएं में वो बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। कुलधरा गांव के दरवाजे पर पहुंचते ही चादर ओढ़े एक आदमी ने गाड़ी को रोक दिया और अंदर जाने के लिए कुछ पैसे लेते हुए कहा, शाम 6 से पहले लौट आइएगा, क्योंकि उसके बाद दरवाजा बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो यहाँ कुत्ते भी भौंकते हुए नहीं मिलेंगे। राकेश गाड़ी को अंदर ले जाता है और कहता है कि वो टेंशन ना ले, क्योंकि ये चारों दोस्त तुरंत अंदर जाकर वापस आ जाएंगे। लगभग 5 बजे के बाद वो गाड़ी बिना कहीं रुके कुलधरा गांव से बाहर निकल जाती है। वहाँ के लोग भी वहाँ से घूम के आ चुके थे, इसलिए ठीक 6 बजे उस आदमी ने कुलधरा गांव का दरवाजा बंद कर दिया और फिर बिना पीछे मुड़े वहाँ से चलता बना। धीरे धीरे रात के अंधेरे ने कुलधरा गांव को घेरना शुरू कर दिया था, पर ना जाने क्यों राकेश वापस से वहां पहुंच गया। लेकिन गाड़ी से सिर्फ राकेश और आदित्य बाहर निकले। एक के हाथ में हथौड़ा तो दूसरे के हाथ में कैमरा था, जिससे वो दुनिया भर को ये दिखाना चाहते थे कि वो हैं असली फियर डेविल्स, जो कुलधरा जैसे हॉन्टेड विलेज में भी रात गुजार सकते हैं। इधर वो दोनों दरवाजा का ताला तोड़ रहे थे ताकि वहां पहुंच सके जहां उन्होंने जोया और विमान को छोड़ा था, ताकि वो शाम 6 बजे से उनके पहुंचने तक का शर्त ले सके। उन दोनों ने कुलधरा गांव के अंदर जगह जगह पर कैमरा सेट कर दिया ताकि पूरे रात की एक्टिविटी कैमरा में कैद हो सके, और विमान को भी अच्छा मौका मिल गया वो जोया को अपने दिल की बात कह सके, इससे पहले कि वो पूरी तरह से राकेश की हो जाए। दोनों अंदर अंदर घूमते घूमते उस घर तक पहुंच गए जहां से इस गांव के खाली होने की कहानी जुड़ी थी। जोया ने जैसे ही इस घर की चौखट पर पांव रखा, हवा का तेज झोंका चलने लगा। बंद अंधेरे कमरे से चमगादड़ों के झुंड निकलने लगा और चौखट पर खड़ी जोया के लहराते बाल ने उसके सुंदर रूप को विकराल बना दिया। वैसे तो विमान सभी चीजों से खुद डर चुका था, पर जोया के सामने हीरो बनने के लिए वो कहता है, जोया तुम डर मत जाना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये कहते हुए उसने जोया का हाथ पकड़ लिया, पर जैसे ही उसने जोया का हाथ पकड़ा, जोया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। एक पल के लिए तो विमान के होश उड़ गए और वो उसे जगाने की कोशिश करने लगा, और जैसे ही उसे ये पता लगा कि जोया सिर्फ बेहोश हुई है, तो उसके अंदर का जानवर जाग गया और वो जिन स्टॉप में बेहोश जोया के सुंदर शरीर को ऊपर से नीचे तक निहारने लगा। उसके बगल में लेटकर उसे छूने लगा, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जोया ने एक झटके में अपनी आंख खोली और उठ खड़ी हुई। विमान भी खड़ा होकर उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि वो तो बस उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। तभी जोया बोली, तुझे क्या लगता है सलीम सिंह, ये सब करके तू मुझे पा सकता है? कभी नहीं पा सकता तू मुझे। ये कहते हुए जोया के शरीर पर वो कपड़े लिपट जाते हैं जैसा कि आज से 1.5-2 साल पहले गांव की लड़कियां पहनती थी। इधर विमान का शरीर भी अकड़ने लगता है, मानो जैसे कि किसी ने इसके शरीर के अंदर प्रवेश किया हो, और वो भी देखते ही देखते किसी रांची के दीवान का अवतार ले लेता है। दूसरी तरफ राकेश और आदित्य भी कुलधरा गांव के अंदर पहुंच चुके थे और गांव के मंदिर के पास ही उन्हें अपना सारा सेटअप लगाया, जहां से वो अपनी सभी वायरल कैमरे का लाइव फुटेज देख सकते थे। आदित्य अपने काम में लग गया था, पर राकेश के चेहरे पर अभी भी चिंता की लकीरें खींची हुई थी। एक तो उसे जोया की विमान के साथ छोड़कर जाना पड़ा,
और दूसरा कि अब वो बताई हुई जगह पर पहुँचे क्यों नहीं। तभी उसे एक आइडिया आया कि क्यों ना कैमरे की मदद से देखा जाए कि वो दोनों कहाँ हैं। अभी राकेश के मन में आइडिया आया ही था कि इतने में आदित्य ने चीखते हुए राकेश को अपने पास बुलाया और उसके सर से टप टप पसीने बह रहा था, क्योंकि स्क्रीन पर उसके सामने जो दृश्य था वो किसी भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जिस गांव को वो खुली आंखों से खंडर देख पा रहे थे, वो उनके स्क्रीन पर आवाज दिख रहा था और वहां लोगों में चहल पहल भी थी। तभी उसकी नज़र स्क्रीन पर जाती है जहां कोई उसे घोड़े पर नजर आता है। जब वो स्क्रीन को बड़ा करता है तो वो कोई और नहीं बल्कि विमान होता है, एक दीवान के लिबाज में, जिसने अपने आगे जोया को जकड़ रखा है और उनके आगे पीछे सैनिक भी हैं। राकेश ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। आखिर इस वीरान गांव में इतने सारे लोग आए कहां से, और विमान और जोया ये क्या कर रहे हैं। ये सब सोचते हुए उसे किसी गहरे संकट का एहसास होने लगा है। तभी उसका ध्यान उसकी स्क्रीन से निकलने वाली आवाज पर जाती है, जहां सलीम सिंह के रूप में विमान कहता है, कुलधरा वासी, भले ये आपका गांव है, पर मैं हूं आपका दीवान सलीम सिंह, जिसके यहाँ हुकूमत चलती है, इसलिए मेरी सेवा करना आपका धर्म है। और ये लड़की जो इस वक्त मेरे शिकंजे में है, उसे अपना अपराधी समझने की भूल ना करे, क्योंकि इनका अपराध तो मैं हूँ। इनके रूप और यौवन को देखकर नहीं रह पा रहा, पर मैंने इसे सख्ती से नहीं बल्कि प्यार से अपने पास रखना चाहता हूँ, इसलिए इनसे शादी करना चाहता हूँ। और अगर किसी ने आपत्ति जताई तो मैं उसको विरोध में उसे भी अपनी इस तलवार से समाप्त कर दूंगा। ये कहते ही विमान ने जोया को नीचे गिरा दिया और गिराते हुए कहा, आज इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर वापस आऊँगा। तब तक अपनी सहमति बना ले, नहीं तो इस पूरे गांव को हम अधीन ले लेंगे और आप हमारे बंदी। इससे अच्छा यही रहेगा कि इसे दुल्हन के जोड़े में तैयार रखे। इतना कहते ही विमान के शरीर में बसा वो दीवान अपने सैनिकों के साथ वहां से धमकी देकर निकल जाता है। इधर जैसे ही राकेश की नज़र स्क्रीन से ऊपर उठी तो भयानक रूप में अचानक से वही बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई, जिससे रास्ते में मिला था। उसे देखते ही उनकी सिट्टी विट्टी गुल हो गई और वो उल्टे पांव वहां से भागने लगे। तभी आसपास के बहुत सारे खून से लथपथ लोग उनकी तरफ बढ़ने लगे, जैसे कि वो कोई जम्बी हो और उनकी ही खून की प्यासे हो। उस लोगों को आसपास देख वो घबरा कर आपस में ही टकरा कर जमीन पर गिर गए। अब उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठकर भाग सके। और तभी वो बूढ़ी औरत उनकी तरफ आई और अपनी छड़ी को ऐसे घुमाया कि ज़ॉम्बी की तरह दिखने वाले वो सारे लोग किसी और दिशा में ही चले गए। तभी उस बुढ़िया ने आवाज़ निकालते हुए कहा, मैंने मना किया था ना यहाँ आने से, लौट जाने को कहा था ना, पर मेरी एक भी नहीं मानी तुम लोगों ने। उसकी बात सुनकर राकेश को विश्वास हो गया था कि वही है जो उसे यहाँ से बचाकर निकाल सकती है। इसलिए वो उसके सामने गिड़गिड़ाकर पूछने लगा कि ये सब क्या हो रहा है और हम कैसे बचें। तभी बुढ़िया ने कहा, बच्चे, यहाँ ये सब पिछले 2 सालों से चलता आ रहा है और यहाँ अंधेरे के बाद रुककर तुम इस सब का हिस्सा बन गए हो। जहाँ तक बात रही यहाँ से बच निकलने की, तो उस लड़की के कारण ही तुम सब यहाँ फंसे हो और अब वही तुम्हें यहाँ से बचा सकती है। उस लड़की को सलीम सिंह से बचाने के लिए आज रात फिर सभी गांव छोड़कर यहाँ से निकलेंगे। उन्हीं के साथ बाहर निकल जाओ, नहीं तो सलीम सिंह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और ध्यान रहे कि भीड़ के साथ तुम बाहर निकलोगे, उन्हें भी पता नहीं होना चाहिए कि तुम उनसे अलग हो।
बस बुढ़िया की बात खत्म होते ही राकेश स्क्रीन पर देखने लगा कि अभी वो आखिर है कहाँ। और जब उन्हें पता चला कि वो कहाँ है तो उन्होंने गांव वालों का भेष ले लिया और भीड़ में शामिल हो गए और उन्हीं के साथ चलने लगे। भीड़ को चीरते हुए राकेश अब जोया के काफी करीब पहुंच चुका था। तभी उसने देखा कि जोया की आंखों में आंसू हैं और चेहरे पर शर्मिंदगी भी, जैसे कि उसकी वजह से ही इस पूरे गांव को अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा है। तभी राकेश को भीड़ में से हलचल की आवाज सुनाई दी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि आदित्य के हाथ में मोबाइल था और इस अजीब चीज को देख गांव वालों को ये पता लग गया कि वो कोई बहरूपिया है या समीर सिंह का कोई जासूस। इसलिए उस भूतिया गांव वाले ने एक एक करके उसको मारना शुरू कर दिया। इससे पहले कि राकेश कुछ कर पाता, आदित्य ने खुद की जान ले ली ताकि राकेश किसी की नजर में ना आ पाए। दोस्त को मरता देख राकेश टूटने लगा था, पर गांव वालों को आगे बढ़ता देख उसने अपनी भावना को समेटते हुए एक नज़र अपने दोस्त को देखा और गांव वालों के साथ उसी सुरंग में घुस गया जो इस गांव से बाहर निकलने का रास्ता था। एक एक करके सभी उस सुरंग से बाहर निकलने लगे और सभी की जुबान पर एक ही श्राप था कि जिस मिट्टी को उन्हें छोड़कर जाना पड़ रहा है वहां पर कोई और नहीं बस पाएगा। इधर सुरंग के बाहर तो सभी निकल रहे थे, पर असल में सिर्फ राकेश और जोया ही बाहर निकल पाए थे। जोया के बाहर निकलते ही वो आत्मा उसके अंदर से निकल गई और वो बेहोश हो गई। अब राकेश जोया को संभालने लगा, तभी उसकी नज़र सुरंग पर गई जो लोहे के सरिये से बंद थी। राकेश ने जैसे तैसे जोया को संभाला और वहां से निकलने लगा, मगर उसके मन में दुख था कि वो आदित्य को नहीं बचा सका। पर उसने विमान को बचाने की एक भी कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि उसने वो सब भी देख लिया था जो वो बेहोशी के हालत में जोया के साथ करना चाह रहा था। जाते जाते उसने एक नज़र पीछे देखा जहां उसे वो बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने कहा, कभी वापस मत आना बेटा कुलधरा।